हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में EMRS के अंदर जो हमारी TGT साइंस की पोस्ट आई है उसमें फिजिक्स के पोर्शन को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर ऑफ पोस्ट हमारी कितनी है, क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके का है, सारी की सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आप सभी को पता है कि भाई EMRS का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। ठीक है, जो लास्ट डेट आपकी यहाँ पे रहेगी ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म की, वो हमारी कितनी रहेगी, दैट इज 23 अक्टूबर। तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, फीस जो यहाँ पे है इन्होंने मेंशन कर रखी है, अगर फीमेल SC ST एंड PWD जो कैंडिडेट है उसके लिए TGT के लिए आपके पास जो फीस रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो 500 रुपये रहेगी। अगर इसके अलावा अगर आप कैंडिडेट हो तो TGT के लिए यहाँ पे जो टोटल जो हमारी रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी वो कितनी रहेगी, यहाँ पे 2000। अब नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं कि TGT के अंदर जो हमारी नंबर ऑफ पोस्ट आई है EMRS के अंदर वो कितनी है। तो हर एक सब्जेक्ट वाइज जो टोटल TGT के अंदर हमारी पोस्ट निकली है वो लगभग कितनी निकली है भाई, 3962, लगभग 4000 के समथिंग हमारी पोस्ट निकली है TGT में। अब इसके अंदर भी इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट मेंशन स्पेसिफाई कर रखा है। तो ग्रुप बी के अंदर जो TGT साइंस में, ठीक है, साइंस के अंदर जो यहाँ पे पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट साइंस के लिए कितनी है, यहाँ पे 408 है, जिसमें हमारी जनरल कैटेगरी के लिए कितनी है, 167 है, EWS के लिए 40 है, OBC के लिए 110 है, SC के लिए 61 है। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न में ये लोग लेने वाले हैं। अब की बार इन्होंने थोड़ा सा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज किया है। तो जो हमारा यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, अब की बार हमारे 2 पेपर होंगे यहाँ पे। तो टायर 1 के अंदर जो आपका पेपर होगा वो आपका MCQ बेस्ड रहेगा आपका। ये आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। ठीक है, किस मतलब किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो टायर 1 को क्वालिफाई करेगा तो टायर 2 के अंदर आपका मेनली क्या है भाई, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन प्लस MCQs क्वेश्चन, दोनों अब की बार आपके क्या है क्वेश्चन रहेंगे। तो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि 40 जो क्वेश्चन रहेंगे आपके वो MCQs रहेंगे, और बाकी का जो 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव, यानी कि जो आपका रिटर्न में आपको वहाँ पे लिख के आना है। ठीक है, ये आपका मेनली यहाँ पे रहेगा। अब हम लोग TGT के लिए बात करेंगे। तो जो टायर 1 का जो हमारा एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसको प्री बोलेंगे हम लोग, जो हमारा क्वालिफाई करना है, वो आपका टोटल क्या है, 100 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। अब 100 मार्क्स में जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 10, रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन रहेंगे, नॉलेज ऑफ ICT पार्ट 3, नॉलेज यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो 15 रहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का रहेगा। जो पार्ट 5 है आपका है दैट इज डोमेन नॉलेज, इसमें आपका एक तो क्या है, पेरेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी रहेगी, स्टडी बेस्ड जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, और NEP 2020, इनके दोनों को मिला के आपका यहाँ पे 30 मार्क्स का क्या है क्वेश्चन, या फिर 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है भाई, जो टाइम रहेगा इस एग्जाम के लिए वो 2 और 30 मिनट, यानी कि 150 आपके पास मिनट रहेगी यहाँ पे। और इन्होंने लिखा है विदाउट एनी टाइम लिमिट, हर एक पार्ट को सोल्व करने के लिए आपकी कोई भाई लिमिट नहीं रहेगी, जैसे बेसिकली जो हमारी NVS वगैरह में होती है। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट नंबर 6 आपको यहाँ पे दे रखा है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो ये आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी रहेगा, जिसमें आपका जो 10 नंबर का है वो इंग्लिश रहेगी, और 10 नंबर की आपके यहाँ पे हिंदी आने वाली है। ठीक है, और जो 10 मार्क्स के अलग क्वेश्चन रहेंगे वो आपके यहाँ पे क्या है भाई, रीजनल लैंग्वेज है, जो भी आप चूज करोगे फॉर्म फिल करते टाइम। तो जो भी आप यहाँ पे कोई भी अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आउट ऑफ 30 आपको यहाँ पे क्या है भाई, सिर्फ 12 नंबर आपको इसमें लेने हैं। और ये आपके भाई टायर 1 के अंदर एग्जाम में जुड़ेंगे नहीं, सिर्फ आपका ही क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा पार्ट 6 वाला जो हमारा क्वेश्चन है। अब पार्ट 6 में जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है, जैसे असमी है, बंगाली है, ठीक है, इंग्लिश,
ठीक है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है। तो इसमें इन्होंने देखो भाई ये चीज़ लिख रखी है, हिंदी एंड इंग्लिश भी आप चूज कर सकते हो इसमें, रीजनल लैंग्वेज में, बट इसकी कंडीशन रहेगी भाई, ये आपका बेसिक रहेगा हिंदी और इंग्लिश। अगर आपने, जैसे हम लोग सीटेट में पढ़ते हैं, अगर आपने यहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश चूज करोगे तो यहाँ पे जो आपका लेवल है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो हार्ड रहेगा आपका। ठीक है, ये इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है, आगे जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका बेसिकली टायर 1 का हमारा रहेगा। और जैसे ही आप टायर 1 क्वालिफाई करोगे तो जो टायर 1 के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो भाई नंबर ऑफ पोस्ट का 10 गुना करने वाले। ठीक है, 1/10 रेशियो रहेगा, यानी कि अगर 408 अगर हमारे टोटल पोस्ट है टीजीटी के लिए, साइंस के लिए, तो लगभग 4080 कैंडिडेट ही क्वालिफाई होंगे। यानी कि आपको टायर 1 क्वालिफाई करना है और इन कैंडिडेट के अंदर आपको क्या है भी शामिल होना है। तो जैसे आपका फर्स्ट प्री क्वालिफाई होगा एग्जाम, तो फिर आपका मेनली सब्जेक्ट स्पेसिफाई यहाँ पे टेस्ट रहेगा, जिसमें आपका 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर रहेंगे आपके एक एक नंबर के, और 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। ठीक है, जो आपको रिटर्न में लिखने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपकी 55 रहेंगे एग्जाम में। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो 40 मार्क्स के ही हैं, और जो 15 क्वेश्चन हमारे डिस्क्रिप्टिव है, जो रिटर्न फॉर्मेट में लिखने हैं, वो आपके 60 मार्क्स के यहाँ पे रहेंगे। तो टोटल मार्क्स भी आपके यहाँ पे क्या रहेंगे, 100। और जो टाइम ऑफ टेस्ट रहेगा यहाँ पे, इसके लिए आपका 3 घंटे का यहाँ पे क्या है, टेस्ट रहेगा। मेरिट लिस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ टीजीटी विल प्रीपेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टायर 2 एग्जामिनेशन ओनली। यानी कि इसमें आपका कोई इंटरव्यू मोड नहीं है, आपको सिर्फ पेपर क्वालिफाई करना है जॉब के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई कि जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो टीजीटी के लिए तो जनरल जो इन्होंने दे रखा है ये रहा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे एज लिमिट डिफाइन कर रखी है। ठीक है भाई, आपकी एज इतनी 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन जो है हमारा भाई, वो SC ST एंड OBC कैटेगरी या जो अदर कैटेगरी को मिलेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपकी 3 एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है भाई, आपके पास यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट में। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट के अंदर, तो यानी कि 4 ईयर हमारी इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री हो विद 50 एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है, ऑनर्स डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, इसमें भी आपका जो मार्क्स है भाई वो क्या है, 50% रहना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, इसमें भी आपका क्या है भाई 55% मार्क्स दे रखे हैं। ये आपकी फर्स्ट आपकी क्या है भाई, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। सेकंड है आपके पास बैचलर ऑफ डिग्री यानी कि बीएड आपके पास होनी चाहिए। और थर्ड जो दे रखी है यहाँ पे, दैट इज सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका पेपर 2, यानी कि जो सीटेट के अंदर जो आपका सेकेंड लेवल का पेपर है वो आपका यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करते टाइम। ठीक है, ये हमारा पे बेसिकली है। अब टीजीटी साइंस के अंदर आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, ये उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी कैंडिडेट यहाँ पे क्या है एलिजिबल है। तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडी बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी या जोलॉजी एज ऑनर्स और मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, यानी कि जिसके पास भाई क्या है, जिसने भी बीएससी कर रखी है मेडिकल से, वो ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इन्होंने जो कंडीशन दे रखी है कि कोई भी आपका एक मेन सब्जेक्ट हो, या तो बायोलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, बॉटनी हो या जोलॉजी हो। ठीक है, या फिर अगर इसके अलावा अगर आप कम्बिनेशन की बात करोगे तो कम्बिनेशन में इन्होंने चीज़ दे रखी है, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी या लाइफ साइंस है, उसके लिए आपके 2 सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, केमिस्ट्री, और आपको बॉटनी और जोलॉजी में से एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बॉटनी है तो केमिस्ट्री एंड जोलॉजी होना चाहिए सेकंड में, और जोलॉजी अगर आपका मेन पार्ट है तो केमिस्ट्री एंड बॉटनी। यानी कि जो बीएससी नॉन मेडिकल वाले बच्चे यहाँ पे हैं, ठीक है, जिसमें मेनली वो क्या है PCM पढ़ते हैं, तो यहाँ पे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का कोई भी क्या है मेंशन नहीं है, इसलिए बीएससी नॉन मेडिकल वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जिन्होंने मेडिकल के थ्रू बीएससी कर रखी है वही इस जॉब के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एग्जाम रहेगा उसका सिलेबस क्या है यहाँ पे। तो टीजीटी साइंस के लिए और जो टायर 1 का है उनका हम लोग यहाँ पे अब क्या है डिस्कस करेंगे सिलेबस। तो टायर 1 में जो हमारा 100 मार्क्स का जो पेपर रहेगा, ठीक है, उसमें पार्ट 1 के अंदर
जो आपका पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का। पार्ट 2 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मतलब जो एग्जाम 15 मार्क्स से रहेगी, रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें आपको ये चीज़ डिफाइन कर रखी है भाई, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट वगैरह जो टॉपिक है आपको कवर करने हैं। पार्ट 3 के अंदर आपको होनी चाहिए दैट इज नॉलेज ऑफ आईसीटी, यानी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे बेस्ड आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 4 के अंदर आपका क्या है यहाँ पे, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो हमारा पार्ट 5 है, तो पार्ट 5 में हमारा क्या रहेगा, दैट इज डोमेन जो नॉलेज रहेगी, ठीक है, जिसमें हमारा एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले। और सेकंड जो रहेंगे भी यहाँ पे, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली, ये भी आपका आई थिंक 30 मार्क्स का यहाँ पे, इसमें से आपका क्या है भाई, पेपर में क्वेश्चन रहने वाले 30 मार्क्स की। उसके बाद जो आपका यहाँ पे पार्ट नंबर 6 है, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है भाई, ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है, इसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 में से आपको यहाँ पे क्या है भाई 12 नंबर लेने हैं, ठीक है। पार्ट नंबर जो आपका 6 है वो आपका क्वालिफाई करेगा। जनरल हिंदी में जो 10 मार्क्स क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए सिलेबस दे रखा है। जनरल हिंदी में आपका जो 10 मार्क्स रहेंगे, और जो आपकी कोई भी एक जो रीजनल लैंग्वेज होगी, ठीक है, तो उन्होंने चीज स्पेसिफाई भी किया, अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे हिंदी इंग्लिश को अगर चूज करता है अपनी रीजनल लैंग्वेज, तो द लेवल विल बी हायर स्टैंडर्ड देन दी जनरल हिंदी और इंग्लिश, यानी कि जो 10-10 मार्क्स के आपके ऊपर क्वेश्चन आएंगे उनसे हाई लेवल की हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे पूछी जाएगी। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश के अलावा आपके पास ये जो लैंग्वेज दे रखी है भाई, आप उसको चूज कर सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट जो टायर 1 का एग्जाम है उसके लिए सिलेबस है। और मेनली जो हमें जो डिस्कस करना है इस वीडियो में, टीजीटी साइंस के अंदर जो हमारा डिस्क्रिप्टिव और जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन रहेगी, ठीक है, उसमें फिजिक्स के पोर्शन में क्या क्या हमारे यहाँ पे सिलेबस है वो दे रखा है। तो मेनली जितना मैंने यहाँ पे देखा है भाई, तो जो सारा का सारा हमारा यहाँ पे 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वही आपको यहाँ पे एग्जाम में दे रखा है, बट आपको रीच आउट करना है इसको 11th एंड 12th तक। तो जो सबसे पहला चैप्टर जो इन्होंने मेंशन कर रखा है दैट इज इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पावर डिसिपेशन ड्यू टू करंट, इंटर रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। इतना जो चैप्टर दे रखे हैं भाई, जो टॉपिक दे रखे हैं, ये आपका यहाँ पे क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है हमारा 10th क्लास का उसमें कवर्ड है, ठीक है। उसके बाद जो इसी में सिलेबस दे रखा है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा, क्वाइल है, सोलेनोइड है एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये आपका क्लास 10th के अंदर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है भाई, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपको वहाँ पे कवर करना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा क्लास 10th में कंसेप्ट दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसमें आपको इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट जो आपको पढ़ना है। तो 10th क्लास के साथ साथ में आपको ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको क्लास 12th में से कवर करना है। आई थिंक ये जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है भाई एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बेसिक थ्योरी आपको वहाँ से कवर करनी है। उसके बाद आप दे रखा है डीसी करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये भी आपको थोड़ा सा रीच आउट करना है भाई, हालांकि ये थोड़ा सा बता रखा है क्लास 10th में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में, बट थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग आपको डिटेल में पढ़ना है। ये भी आपका क्या है क्लास 12th के अंदर जो फर्स्ट बुक है उसका ये 7th चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, जहाँ पे आपको ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर डिफाइन है हमारे सिलेबस में लाइट, जिसमें हम कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट पढ़ेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर रिलेटेड इससे कंसेप्ट पढ़ने हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऑप्टिक नर्व, फोकस, फोकल लेंथ हमारी क्या है, रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, फंक्शनिंग ऑफ विजन एंड रेमेडीज। ये सारा का सारा जो आपको सिलेबस मेंशन कर रखा है, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, ठीक है, ये आपका सारा का सारा क्लास 10th की जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें लाइट में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला जो टॉपिक है ये आपके अकॉर्डिंग टू क्लास 10th ह्यूमन आई के अंदर जो टॉपिक है ये भी आपका उसमें कवर्ड है,
यानी कि जो ह्यूमन आई वाला जो टॉपिक है ये भी आपका लाइट के अंदर ही आता है भाई। जो हमारी ह्यूमन आई है वो हमारी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, जो लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको लाइट चैप्टर पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा रीच आउट करना पड़ेगा। जो क्लास 12th के अंदर हम लोग पढ़ते हैं भाई, यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में बात नहीं कर रखी। तो क्लास 12th के अंदर आपको सिर्फ रे ऑप्टिक्स अच्छे से कवर करनी है विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का भी थोड़ा सा पार्ट आपको देखना है। ठीक है, तो क्लास 12th के अंदर आपको रे ऑप्टिक्स में जितने भी टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पे कवर करने हैं विद कवरिंग ऑफ क्लास 10th के ऑल कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका चैप्टर है ये आपका टोटली क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, लीडिंग ऑफ डिफरेंट सोर्सेज फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है, सोलर एनर्जी क्या होती है, बायोगैस क्या है, विंड है, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये आपको क्लास 10th में से कवर करना है चैप्टर। ठीक है, उसके बाद जो नीचे आपको चैप्टर स्पेसिफाई कर रखे हैं ये हमारे क्लास 9th के अंदर है, इनको भी हम डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मोशन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये दो चैप्टर है भाई हमारे क्लास 9th के, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आपको ग्राफ पढ़ने हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है, और थोड़ा सा यहाँ पे एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पढ़ना है, जो हमारा क्लास 9th में भी दे रखा है। तो ये जो सारा का सारा सिलेबस है ये आपका 9th क्लास की बुक का है। और जो नीचे वाला चैप्टर डिफाइन कर रखा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें फोर्स एंड मोशन का कंसेप्ट पढ़ना है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ने हैं, इनर्शिया एंड मास का कंसेप्ट समझना है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है, जो लॉज ऑफ मोशन है ये भी 9th क्लास का ही चैप्टर है। बट यहाँ पे आपको ये चीज़ अकॉर्डिंग टू मी क्लास 9th के अंदर भी पढ़ना है। तो क्लास 9th के अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D। ठीक है, मोशन इन 2D के अंदर तो सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट्री आइडिया दे रखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो आपको ये दोनों के दोनों चैप्टर भी आपको क्लास जो 11th की नई बुक है, जिसमें आपका ये चैप्टर नंबर 2 है और ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, जो आपको वहाँ पे कवर करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपका रिटर्न फॉर्मेट में पेपर आएगा तो आपको डिटेल नॉलेज उस टॉपिक के बारे में पता होनी चाहिए, और जो टॉपिक हमारा क्लास 9th में मेंशन्ड है उसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो आपका क्लास 11th के अंदर मिलेगा। इसलिए आपको क्लास 11th क्लास की बुक को कवर करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन, जिसमें आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी भी पढ़ना है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होगा जब हम लोग हाइट पे जाएंगे या नीचे जाएंगे, मास एंड वेट के बारे में पढ़ना है, और फ्री फॉल। ये जो चैप्टर है भाई ये आपका क्लास 9th का ही सिलेबस दे रखा है यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। ठीक है, बट आपको ग्रेविटेशन चैप्टर 11th क्लास की बुक में से भी कवर करना है। ठीक है, तो 11th क्लास में जो आपका चैप्टर है, जो नई बुक हमारी NCERT की आई है उसमें आपका ये 7th चैप्टर दे रखा है भाई वहाँ पे, जो आपको वहाँ से कवर करना है। उसके बाद है वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, ये हमारा 9th क्लास के अंदर भी है और 11th क्लास के अंदर भी है, जिसमें आपको वर्क डन बाई फोर्स पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है, टाइप ऑफ एनर्जी कितने तरीके की होती है, पावर क्या होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपको 9th क्लास के साथ साथ में आपको NCERT बुक पढ़नी पड़ेगी क्लास 11th की। और ये आपका आई थिंक चैप्टर नंबर वहाँ पे आपका 5th चैप्टर है वहाँ पे, जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद फ्लोटेशन वाला जो चैप्टर है हमारा, ये आपका वर्क एनर्जी पावर के अंदर ही दे रखा है 9th क्लास में। बट 11th क्लास में आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं भाई, जो मेंशन कर रखे हैं, वो आपका जो चैप्टर है भाई वो आपका चैप्टर है यहाँ पे दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जिसमें आपको यहाँ पे थ्रस्ट एंड प्रेशर, पास्कल लॉ क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, बायनेंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, जो आपको टॉपिक कवर करने हैं क्लास 11th के अंदर। उसके बाद हमारा साउंड है, तो साउंड बेसिकली हमारा 9th क्लास के अंदर ही है, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा वेव का, कि वेव कितने तरीके की होती है, क्या होती है क्लास 11th के अंदर। ठीक है, वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि भाई वेव 2 तरीके की होती है। फर्स्ट वेव होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव,
और सेकंड वेव जो हमारे पास होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो जो हमारी साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, और जो ट्रांसफर वेव है वो हम लोग पढ़ते हैं लाइट, सनलाइट, जो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको वेव का बेसिक कंसेप्ट समझना है, उसके बाद फिर आपको साउंड चैप्टर पढ़ना है, जिसमें हम साउंड के अंदर नेचर ऑफ साउंड, प्रोपागेशन कैसी होती है अलग अलग मीडियम में, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड क्या रहती है अलग अलग मीडियम में, रेंज ऑफ हियरिंग हमारी कितनी है, अल्ट्रासाउंड क्या होती है, उसके यूज क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये जो बेसिकली आपका सिलेबस है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी जितना मेरे को मैं समझ पाया हूँ, आपको यहाँ पे क्लास 9th और 10th क्लास की जो NCERT बुक है वो तो आपको डिटेल में कवर करनी है, बट आपको जो चीज़ें है भाई जो हमारी है क्लास 11th और 12th तक आपको यहाँ पे रीच आउट करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई भी अगर सेल्फ प्रिपरेशन करता है EMRS के लिए तो आप इस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारा अचीवर्स एकेडमी पे ऐप पर हमारा नया कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसमें हम EMRS में डिस्क्रिप्टिव और MCQs बेस्ड जो भी हमारा सिलेबस है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई हमारे साथ जुड़ के इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो ये हमारा एकेडमी नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। पूरे कोर्स की डिटेल के बारे में पूछने के लिए किस किस तरीके से करवाएंगे हम लोग, पूरा थ्योरेटिकल आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे, चैप्टर वाइज हमारे MCQs रहेंगे, जो भी आपके डाउट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सारी की सारी चीज़ें TGT साइंस के अंदर आपको एक जगह अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट स्पेशल बैच है, ठीक है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो ले सकता है। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहाँ पे लेनी है तो आप एकेडमी नंबर पे कॉल कर सकते हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। टायर 1 और टायर 2 की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके बारे में कुछ ना कुछ और मटेरियल के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।